हाय गाइस। जैसे मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि मैं कल लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, पर मुझ अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया तो सोचा वो भी लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। पर लास्ट कल जो मैंने लेक्चर डाला था वो मैंने मतलब ऐसे डायरेक्ट पेपर पर पढ़ाया था, ऐसे वीडियो करके, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। अब मैं आपको डिजिटल तरीके से अपना लेक्चर देने वाला हूँ, तो प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखना। कुछ भी समझ में आए तो लेक्चर को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना और अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए आओ पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और मैं ट्राई करूँगा कि बाकी दो चैप्टर भी इसके बाद को इस वीक के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। सो लेक्चर को एंड तक देखने का। चलिए गाइस अब मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। ये रहा अपना केमिस्ट्री का नोट्स का चैप्टर और ये रहा अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो गाइस देखिए, ये चैप्टर अभी चालू होता है तो मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एसिड्स और बेसिस के बीच का डिफरेंस। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस ये होता है, देखिए एसिड जो होता है ना वो सोर इन टेस्ट होता है। एसिड मतलब वो ना खट्टा होता है टेस्ट में ना, और बेस जो होता है ना वो बिटर होता है। अब मैं वैसे आप एसिड्स को मुंह में रखे तो आप ऐसे क्या वो नहीं बता पाओगे ना कि ये कौन सा एसिड कौन सा बेस्ड है, तो उसके लिए इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखिए, इसमें एक इंडिकेटर आपको इसके डिफरेंस में लिखना ही पड़ेगा। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जब अगर उसको हम एसिड से करेंगे तो वो ब्लू को रेड में बदल देगा। इससे आप एक निमोनिक की तरह याद कर सकते हो। जैसे एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है, एसिड जला सकता है तो जलाना नहीं रेड, और बेस ठंडा करता है तो यानी ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर सकता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है एसिड। तो आइए अब एसिड का हम आपको एग्जांपल देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो NaOH है ना ये सबसे पावरफुल बेस होता है। अब देखिए, अब मैं आपको इंडिकेटर्स बताता हूँ। देखिए, मैं यही प्रशांत सर के नोट से यूज़ करूँगा जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे। नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव एंड कॉपर कलर्ड पेटल्स फ्रॉम फ्लावर्स लाइक हाइड्रोजेनिया। अब देखिए, इसके अंदर आपके नेचुरल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, और अगर आप बेस में डालोगे तो वो आपको एसिड में कन्वर्ट कर दे। एसिड में अगर आप बेस के अंदर लिटमस पेपर का डालोगे तो वो रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को, अरे सब गड़बड़ हो रहा है, वापस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो रेड लिटमस पेपर है अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर आप उसको बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कर देगा और बेस को कोई चेंज नहीं होगा। अब फिनोप्थेलिन जो होता है ना, अब मैं ऐसा कहूँ, आप जब क्लास 10th में आओगे, सॉरी 11th में आओगे, तो आपको अगर आप साइंस लोगे तो आपका केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला प्रैक्टिकल होगा टाइट्रेशन। उसमें आपको फिनोप्थेलिन और एसिड बेस की रिएक्शन का लगा है, उससे फिनोप्थेलिन से आपको इंडिकेटर से देखना है, और उसमें भी पिंक कलर ही आएगा। 11th में आओगे तो आपको मालूम चलेगा कि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर से आपका एक प्रैक्टिकल होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। इसमें एसिड को ये रेड कर देता है, बेस को ये येलो कर देता है। और ये देखिए कुछ नेचुरल एसिड्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, ये और टोमेटो का और टारमेरेंट का आप याद कर सकते हैं। देखिए, इस नोट्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे प्रशांत सर के नोट से आप प्लीज़ इस पर कॉपीराइट मत लगा देना यूट्यूब वालों। व्हाट इज़ एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस का कब हमको आयंस की मदद से समझते हैं। एसिड इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कैन डोनेट अ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड, ए बेस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ आयन केपेबल एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, पोटेंशियल फिजिकल टेस्ट फॉर इंडिकेटिंग एन एसिड और ए बेस। ये सब जो है, ये ब्रोंस्टेड-लोड थ्योरी, ये आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड ब्रेक्स, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। इससे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा अभी मतलब है इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ, आप ये होमवर्क पढ़िए। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस और ब्रोंस्टेड-लोड थ्योरी जो है ये आपको खुद से पढ़ना होगा। अब आता है एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पोटेंशियल फिजिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसिड और ए बेस आर। टेस्ट, एसिड typically have a sour taste while bases have taste bitter. However, relying on taste to identify acid is not recommended due to risk of fermentation or corrosiveness.
देखिए अगर आप एसिड को खाएंगे तो आपका हो सकता है कि मुंह जल जाए, है ना। मतलब जैसे लेमन जूस, ये सब क्या इसके अंदर भी एसिड होता है इनको तो जो मतलब जो हाई एसिड होता है ना, जिनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप अपने मुंह में रख के उसको नहीं नाप सकते कि वो एसिड या बेस है। अब देखिए इंडिकेटर्स आते हैं, लिटमस पेपर आता है, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन। लिटमस पेपर एक स्ट्रिप एक पेपर होता है, अगर उसके ऊपर जिसके ऊपर जीरो लिटमस पेपर तो आपको पहले ही बता देता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो वो पर्पल कलर का रहेगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वो रेड देगा, और बेसिक सोल्यूशन होगा तो वो ब्लू देगा। मिथाइल वाले इंडिकेटर्स। हाँ सो गाइस देखिए, जब एसिड और एक्टिव मेटल रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट हाइड्रोजन बनता है, और जैसे HCl एक एसिड है और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो MgCl2 एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। और अगर एक बेस और मेटल रहेगा तो भी सेम रिएक्शन होगी, सॉल्ट हाइड्रोजन प्लस हीट रिलीज़ होगी। जैसे NaOH एक बेसिक एक बहुत अच्छा एक बेस माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना, एक बहुत ही कॉमन सा बेस है। और उसमें अगर आप जिंक को प्लस करोगे ना तो सोडियम जिंकेट कुछ नाम था उसका वो बनेगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैं आपको बता दूँगा। मेटल कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट से रिएक्शन होती है ना, तो क्या बनता है, बेसिकली सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, रिलीज होती है। देखिए मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, NaCO3 एक मेटल कार्बोनेट है ना, और HCl एक एसिड हो गया, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है, ठीक है। और जब बेस करता है H2, अच्छा ये तो एसिड का ही है। अब वैन एसिड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस खुद एक आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस करते हैं रिएक्शन आपस में, तो उससे सॉल्ट और वाटर बनता है, और उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन एसिड इंटरैक्ट्स विद द बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एज द फाइनल प्रोडक्ट्स। देखिए मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी जैसे, मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आप खुद देख सकते हो, इसका आपको प्रूफ करके दिखा, जैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इसे प्रूफ कीजिए। तो देखिए H2SO4 एक एसिड है, और MgO एक बेस है, मेटल ऑक्साइड बेस है, तो देखो MgSO4 प्लस वाटर एक सॉल्ट और वाटर बन गया ना। तो देखिए इससे ये प्रूव होता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब एसिड और मेटल ऑक्साइड का होगा तो भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। आप देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिस, अब ये है ना कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसका भी और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है जैसे एक CO2, तो आप देखिए सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, और NaOH एक बेस है। तो इससे ये प्रूव होता है कि NaOH बेस और CO2 एसिड है, जिससे मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे, जिससे सॉल्ट और वाटर बना है। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब देखिए एसिड और बेस की रिएक्शन पानी में कैसे होता है, इसमें आयनाइजेशन होगा। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट आयनाइजेस इट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। दिस हाइड्रोजन आयंस कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। ये देखिए, ये पढ़ लीजिए। एसिड डाइल्यूशन होता है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल सॉल्वेंट, टाइपिकली वाटर। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में पानी डालते हैं, पानी में एसिड नहीं डालते हैं, एसिड में पानी डालते ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, इसका पता आपको एक इंडिकेटर से मालूम चलेगा, जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच इंडिकेटर, पीएच स्केल बोल सकते हैं, जिसकी रीडिंग 0 से 14 तक होती है। इंडिकेटर्स पीएच स्केल की देखिए, आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिख रहा होगा पीएच स्केल का। अब देखिए पीएच स्केल जो होता है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से बनता है। अब इससे क्या है, 0 से लेकर 14 तक किसकी रीडिंग होती है। और ये जो 7 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये 7 नंबर, जिसका मैं आपको टाइप करके दिखा सकता हूँ। ये जो 7 है ना, ये होता है प्योर वाटर, हो सकता है न्यूट्रल सोल्यूशन है। ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ये एकदम न्यूट्रल है। इसके ये मतलब जैसा हमारा ब्लड न्यूट्रल है, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है।
अगर ज़ीरो से लेकर 7 होता है ना, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, और 7 से लेकर जो 14 होता है ना, जो बेसिक होता है। ऐसे मान लीजिए आपके आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया, मेटल ए का पीएच रीडिंग आया 7, मेटल ए का पीएच रीडिंग आया 4, और मेटल बी का पीएच रीडिंग आया 8। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? अब जो बच्चे 8 लिखेंगे वो तो मूर्ख ही होंगे। मतलब अभी तक आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा कि जिसकी पीएच रीडिंग सबसे कम होगी वो मेटल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी पीएच रीडिंग सबसे ज़्यादा होगी वो मेटल सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसमें आपको जैसे आपको एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 4 मेटल होंगे, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, मेटल डी। मेटल ए का पीएच रीडिंग होगा 4, मेटल बी का 8, मेटल सी का 3 और मेटल 2 का 7। तो इनको आपके पीएच स्केल ऑर्डर में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इस ऑर्डर में तो कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, इस ऑर्डर में आपको देने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। पीएच स्केल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। पीएच स्केल एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को बोल सकते हैं एसिड और बेस की। पीएच स्केल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द मार्क्स गवा दोगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आपके एग्ज़ाम में तो आ सकता है, आपके हाफ ईयरली, आपके पीरियोडिक टेस्ट में तो पक्का आएगा। ये आपके प्री बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। ऊपर से जो डाइजेस्टिव वाला टॉपिक है, और टूट दिखे तो आपका आएगा ही आएगा, टूट दिखे तो आपका पक्का ही आएगा। मतलब टूट दिखे पीएच का तो टूट दिखे वाला टॉपिक है ना, इसको तो आप ना चाहते हुए भी नहीं इसको तो आप चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, ना चाहते हुए भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.2, देखिए 7 to 7 है, मतलब हमारे बॉडी में न्यूट्रल पीएच होता है। अब जैसे बारिश होती है, अगर बारिश का पीएच 5.6 है मतलब वो एसिड रेन है। अगर जिसका भी पीएच रीडिंग 7 से कम होता है वो होता है एसिडिक, जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो होता है बेसिक। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका ऐसे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड रेन से एक्वाटिक लाइफ कैसे डेंजर में आ जाती है। देखिए एसिड रेन जो होती है ना, वो जब रिवर के पानी में मिक्स हो जाती है, उसमें फ्लो होती है, तो वो पानी को भी बहुत ज़्यादा एसिडिक बना सकती है, और उससे एसिडिक पानी से एक्वाटिक लाइफ का सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आइए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आप शायद बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, आपका मतलब अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर तो अभी तक स्कूल में हो गया होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि हमारे बॉडी के अंदर भी, हमारे स्टोमक के अंदर HCl होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और उस HCl से बचाने के लिए हमारे पेट के साइड में म्यूकस होता है। और जब आपका ना, मैं थोड़ा सा बायोलॉजी में घुस रहा हूँ अभी, थोड़ा आपको बायोलॉजी बता देता हूँ कि अगर म्यूकस की, अब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाई एसिडिटी हैपेंस, एसिडिटी क्यों होती है, तो उसका आपका ये क्वेश्चन आंसर होगा कि अगर आपके पेट के अंदर म्यूकस का अमाउंट कम है और HCl बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उससे आपकी एसिडिटी होती है। अब क्या होता है ना कि हमारे पेट के अंदर भी क्या होता है, वो होता है HCl एसिड होती है। अब देखें टूथ डिके, ये टूथ डिके वाला टॉपिक तो आप भूल के भी मत छोड़ना। इससे आपके स्कूल लेवल के, जब अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये चैप्टर आ रहा है तो समझ लीजिए टूथ डिके पर आपका क्वेश्चन आना पक्का है। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है ना, तो हमारा माउथ बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो टूथ इनामल होता है ना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इसको भी बोलते हैं, है ना, वो टूटना, बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे माउथ के अंदर, और जिससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। आप डेली ब्रश करते हो, अब अगर आप 10-15 दिन ब्रश नहीं करोगे ना डेली, तो देखना आपके दांत के ऊपर कीड़े जम जाएंगे, क्योंकि ब्रश जो होता है ना, उसके अंदर ब्रश और टूथपेस्ट जो होता है ना, वो एक बेस होता है, और अगर एसिड का बेस मिला देंगे, ब्रश करेंगे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझे ना आप, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए हम डेली बोलते हैं डेली ब्रश करना ज़रूरी है। तो अगर आप डेली ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत के ऊपर कीड़े आ जाएंगे और आपके दांत स्पिक की तरह सड़ने लगेंगे। तो टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। अब ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है टूथ डिके से बचने का टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि टूथपेस्ट एक बेस होता है, और वो बेस जो होता है वो उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए आपका डेली ब्रश करना ज़रूरी है। अब चलिए
अब एसिड और बेस की करते, अब नॉन मेटल ऑक्साइड और वाटर बनेंगे तो एसिड हो जाएगा। देखिए H2SO3 जो होता है, H2SO, ये सब तो होते हैं एसिड। मेटल प्लस वाटर बेस बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, मैंने आपको बता चुका हूँ ये। और मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर, ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा Zn प्लस H2O जो होता है स्टीम वाटर, ये जो होता है ना, ये आपका मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये सारे रिएक्शन सब पढ़ लेना एक बार, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये भी एसिड और बेस की कम्बिनेशन से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी थी, इसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पीएच ऑफ सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और उसके वजह सोडियम, इसके बाद जो टॉपिक है ना, ये जो आपकी एक्टिविटी भी है क्लोर अल्कली प्रोसेस की, ये तो आपका पक्का आएगा, ये आप 200% ले लीजिए। ये जो आपका केमिकल्स और कॉमन सॉल्ट है ना, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्लास्टर ऑफ पैरिस तो पक्का क्वेश्चन आता है आपका, बेकिंग सोडा, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आना मतलब तय है, 1000% इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो सॉल्ट इज फॉर्म टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आयनिक डिराइव्ड फ्रॉम एसिड एंड केटायन डिराइव्ड फ्रॉम बेस। ये तो अगर पता ही है। पीएच ऑफ सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट उसको ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो अब आपका क्या होगा, अब आपका बनेगा सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। अब देखिए, अब मैं केमिकल्स और कॉमन सोर्स और NaCl से कितने कितने केमिकल्स बन सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं जब हम NaCl जो हमारा घर में यूज़ होने वाला नॉर्मल नमक है, नॉर्मल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उससे आप अगर आप उससे वाटर की रिएक्शन कराओगे ना तो आपको NaOH बना देगा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। बेकिंग सोडा बनता है इससे, मतलब ये जो बेकिंग सोडा, वॉशिंग ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के रिएक्शन में कहीं ना कहीं NaCl का योगदान होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस भी होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू सॉल्टी वाटर, ब्राइन सोल्यूशन लेंगे, ब्राइन सोल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा ना, थोड़ी बैकग्राउंड है, उसको अगर आपको आ रही हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी घर में थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप कोई बैकग्राउंड हो है तो आप उससे अवॉइड कीजिएगा। आप एक सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, आप उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको उसको ब्रेक करना है, ब्राइन सोल्यूशन NaCl का सोल्यूशन। इसे क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन निकलती है और अल्कली मतलब आपका NaOH जो बेस है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन एंड अल्काली सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपकी रिएक्शन लिखी हुई है। प्लीज़ आप जब भी एग्जाम में रिएक्शन लिखो, चाहे आपका स्कूल लेवल का रिएक्शन हो, चाहे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, प्री बोर्ड हो, आप हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के आएंगे। अगर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपके टीचर हो सकते हैं आपके 1-2 नंबर काट ले, जैसे 3 मार्क के रिएक्शन आपका हाफ या 1 नंबर तो जाना पक्का है। मतलब इससे चूँकि मार्क्स कटते नहीं है, तो अगर टीचर अगर माना तो टीचर अगर हाई स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे तो हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले, इसीलिए आप प्लीज़ बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के आना। अब देखिए, अब मैं आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपका ब्लू सोल्यूशन है ये है ब्राइन सोल्यूशन, यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन आता है, ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। कैथोड पे देखिए, जब आप ब्राइन सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो वो आपके NaCl को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी और वो NaOH बना देगा। NaOH कंटेनिंग ब्राइन सोल्यूशन NaOH बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से कैथोड पे आएगी और एनोड पे क्लोरीन आएगी। देखिए, क्लोर अल्कली प्रोसेस से आपका 5000% क्वेश्चन आने वाला है। क्लोर अल्कली जो छोड़ दिया वो मूर्ख होगा। क्लोर अल्कली प्रोसेस से आप लिख के ले लो, क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो आपका स्कूल का एग्ज़ाम हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, आपके प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली जिसके नहीं हुए हैं वो लिख के ले ले। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया तो देख लीजिए फिर आप, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप कोई सबसे घटिया से घटिया स्कूल होगा ना उसके अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन होगा। मतलब मैथ्स कोई स्कूल का, सब स्कूल्स अच्छे होते हैं, प्लीज़ कोई कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा, मैं तो बोल रहा हूँ, अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, सब स्कूल अच्छे दुनिया में, स्कूल कभी बुरा नहीं होता। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। क्लोरीन गैस इज यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग
क्लोरीन गैस बनती है अगर प्रोडक्शन इन्वॉल्व इंटरेक्शन क्लोरीन विद ड्राई स्लेग लाइम। अब अगर आप CaOH2 जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, इसे स्लेग लाइम क्विक लाइम से बनती है, अगर आप इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो वो CaOCl2 दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर दे देगा आपको। और ब्लीचिंग पाउडर जैसा देखें, गर्ल्स जब अपने बाल कलर करवाते हैं तो पहले उन बालों को इस ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच किया जाता है ताकि उनके बालों से वो उनका कलर होता है वो अपने कलर करा सके। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की यूसेज में आपको दिख भी जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ये सब तो आप याद कर लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, बहुत सारे केमिकल। अब आते हैं बेकिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको इसका IUPAC नेम भी याद रखना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो बनता है ना, ये वॉशिंग सोडा से बनता है, वॉशिंग सोडा से। और सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा एज केमिकल फार्मूला ऑफ NaHCO3। द सॉल्ट इज कंसिडर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर NaH और सोडियम बाइकार्बोनेट से आप अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा बेकिंग सोडा। मतलब आपके केक्स और बनाने में यूज़ होता है। अब आता है वाटर ऑफ क्रिस्टल। अच्छा यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा जो होता है ना, अगर आप NaHCO3 को डिकम्पोज कर दोगे तो उससे Na2CO3 निकलेगा, वो आपका वो होता है आपका वॉशिंग पाउडर, और वो होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको कवर भी नहीं करा पाऊँगा अभी, मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। मैं आपको स्टार्टिंग से एक चैनल का AXPF नाम के चैनल का आपको रिव्यू देता हूँ, वहाँ पे पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको फिर आप इस चैनल से भी पढ़िए, आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, तो आप 19 से ही पढ़िए AXPF। मेरा सजेशन ये होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टल फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है ना, जो आपको बताया था हमें, क्रिस्टल्स जो होता है ना, इससे आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का क्रिस्टल केमिकल फॉर्मूला दिखेंगे आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब आते हैं इसके लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आपको क्वेश्चन 1000% अपने पेपर में दिखने वाला है। और अब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ये गिप्सम नाम के एक सब्सटेंस से बनता है। गिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.2H2O। अब अगर आप उसे 373 केल्विन पे हीट करोगे ना, तो वो अपने 1.5 पानी के मॉलिक्यूल्स खो देगा, और वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जो सीलिंग देख रहे हो अपने घर में, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। फॉर्मेशन ऑफ, और अगर आप उस CaSO4.2H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर आप उसको और ज़्यादा हीट करोगे तो जिसका हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो भी वो खो देगा, और उसके फिर वो बनेगा डेड, और उससे बोलेगा डेड बर्न्ड POP, यानी डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाएगा वो। इसका जो यूजेस होता है, इट इज़ एम्प्लॉयड बाय मेडिकल प्रोफेशनल। अगर आपकी हड्डी टूट गई है, अगर आपका जो पट्टा फ्रैक्चर होता है ना, उसमें आपको जो आपका बनता है ना, क्या बोलते हैं उससे, फ्रैक्चर होता है तो आपके ऊपर जो पट्टी लगाई जाती है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। क्राफ्टेड टॉयज पे भी काम आता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगी है यार, कम से कम आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, अगर आपको लगे मैंने थोड़ी सी भी मेहनत करी हो इस लेक्चर को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, मैंने अभी लेक्चर ये रिकॉर्ड कर लिया है, और आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप देखिए। मैंने अभी लेक्चर बनाया, फिर मैंने नोटिस किया कि मैं लेक्चर में बहुत ज़्यादा फास्ट बोल गया था। एक्चुअली मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो माइंड मत गए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप उस लेक्चर को आप चाहे तो थोड़ी स्लो स्पीड में करके देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर में कुछ भी समझ में आता है, आपको लगे कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत करी हो लेक्चर बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमें इस चैनल को एक बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। अगर हो सके तो आपके लिए मैं आगे सरप्राइजेस लेके आऊँगा। थोड़ा वक्त करके नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं हाफ ईयरली के। मैं 1 मंथ तक पूरा हो जाऊँगा। अभी 10 दिन, अभी जैसे आज 30 है, मैं करूँगा कि 5 तारीख से पहले यहाँ के चैप्टर्स कर लूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट अक्टूबर में लाइव आऊँगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर 50+ हो गए तो फिर हम लाइव सेशंस ले सकेंगे। तो बहुत खुश हो के लाइव सेशंस लेंगे तो। पर गाइस, मैं बोलना चाहता हूँ कि उसके बाद मैं अपने लिए कुछ सरप्राइजेस लेके आऊँगा। मैं आपके लिए इसी चैनल के ऊपर
चैनल के ऊपर, हमारे लखोटियास क्लास 10 के ऊपर, जिस पे हम रैपिड देखिए मैं भी कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि क्या पता अभी मैं कर नहीं पाऊँगा। मान लीजिए मैं उससे नहीं कर पाया तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मुझे बुरा समझे, इसलिए मैं भी सरप्राइज़ रिवील नहीं करूँगा। सरप्राइज़ दे सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी दूंगा ही दूंगा। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगी है लेक्चर के ऊपर, कम से कम आधे घंटे की मैंने स्क्रिप्टिंग करी है, सब चैप्टर को मैंने वापस से रिवाइज करके आपको पढ़ाने की बहुत अच्छे से ट्राई करी है। कुछ मिस्टेक्स ने मैंने बोलने में किए बीच में, इसलिए मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया है EXP हब। तो जाइए, EXP हब एक चैनल का नाम है, प्रशांत किराट सर का चैनल है, जाइए और वहाँ पे और अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे एक चैप्टर का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो।